हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को। बिजनेस स्टडीज से जो भी क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे, आज उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्वेश्चन इज इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज फॉलोड। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, वन शेयर वन बोट, बी इज वन मैन वन बोट, सी इज नो बोट एंड डी इज मल्टीपल बोट्स। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका जो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस इज कि जो भी उनके मेंबर्स हैं, उनके इकोनॉमिक के इंटरेस्ट का वो ध्यान रखें, और कुछ मेंबर्स मिलकर के इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है, दैट इज द वन मैन वन बोट, यानी कि 10 मेंबर हैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, राइट। सो एक पर्सन जो है वो एक ही वोट दे सकता है, यानी कि टोटल 10 वोट्स ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जितने आपके पास शेयर हैं उस प्रोपोर्शन में आपको वोट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, the industries which provide support services to other industries are known as। So ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, बी इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सी इज कमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड डी इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। सो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। तो देखिए, मेनली हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। पहली है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड काम जो है वो करते हैं। जब उस नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन जो हमने किया, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। और टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो हमें सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, राइट। तो प्राइमरी इंडस्ट्री या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, दोनों को ही प्रॉपर फंक्शन के लिए बैंक की जरूरत है, तो उसको हम जो है वो टर्शरी इंडस्ट्री बोल देते हैं। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेयर इन वन प्रूफ गुड्स आर सोल्ड बाय मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो वो कौन सा हमारा स्टोर होता है जिसमें एक बड़े रूफ के अंडर, मान लो एक बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होलसेल ट्रेड या फिर हॉकर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, जहां पर एक बड़े एस्टेब्लिशमेंट में एक रूफ के अंडर बहुत सारी छोटी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होंगी, और इनको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको मेडिसिन मिल रही हैं। एक पर्टिकुलर जो है वहां पर फूड आउटलेट है, राइट। एक पर्टिकुलर आउटलेट है जहां पर ज्वेलरी मिल रही है, तो इसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो पूछा जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऑप्शन है, सेम एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी है ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी इज नैरोअर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और डी में बोला जा रहा है कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा है, बी में बोला जा रहा है कि क्या ये ब्रॉडर है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और सी में बोला जा रहा है कि क्या ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बढ़ के होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि हमें सिर्फ लॉ को फॉलो करना है। जो भी लॉज बनाए गए हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर एरिया को रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, हमें उनको फॉलो करना है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जहां पर हम ओवरऑल सोसाइटी का ध्यान रख रहे हैं, जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उन सभी सेगमेंट्स का जो है वो ध्यान रख रहे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज, लॉ जो है वो कहता है, अंडर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जो स्मोकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना लीगल है, आप उन प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। जो भी लॉ है, उन लॉज को फॉलो करके आप उन प्रोडक्ट्स को
प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। लेकिन मान लो कोई बिजनेस कहता है कि जो स्मोकिंग होती है ये इट इज इंजurious टू हेल्थ और हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम ऐसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा ही प्रोडक्ट सेल करेंगे जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। लीगल है, अंडर लॉ आप काम कर रहे हो, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग तो हो सकता है लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है तो हम नहीं करेंगे, राइट। तो हमारी जो लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रॉडर हो जाती है क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ये कवर करती है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is when two or more firms come together to create a new business entity that is legally separate and distinct from its parents, it is known as. So ऐसी कौन सी फर्म होती है, ऐसा कौन सा बिजनेस वेंचर होता है जिसमें दो पर्टिकुलर कंपनी साथ में मिलकर के एक नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं और वो अपनी पेरेंट कंपनी से बिल्कुल अलग होती हैं, यानी कि एक कंपनी है, एक बी कंपनी है। अब इन दोनों ने एक नया बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस का नाम दे दिया सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट वेंचर, लाइसेंसिंग। सो इस तरह के बिजनेस वेंचर को हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, जहां पर दो कंपनीज ने मिलकर के एक नया लीगल एंटिटी यहाँ पर ये लेकर के आए हैं। और ये जो लीगल एंटिटी है ये इनके पेरेंट से बिल्कुल अलग है, इस पेरेंट का वैसे कोई कंट्रोल एज इस एंटिटी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एक नई कंपनी उन्होंने खड़ी करी है, तो इसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेंबरशिप ऑफ ए वर्ल्ड बैंक इट इज नेसेसरी टू बी मेंबर ऑफ। तो अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर किसी कंट्री को बनना है तो किस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना उनके लिए कंपलसरी होता है। ऑप्शंस हैं आईएमएफ, देन यूएनसीटीएडी, देन डब्ल्यूटीओ या फिर यूएनओ। सो देखो, अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो पहले मेंबर बने आईएमएफ का। दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ही बनी थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पर अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर किसी को बनना है तो पहले आईएमएफ का जो मेंबर है वो बनना होता है, कंपलसरी है ये। Next question is outsourcing a part of entire production and concentrating on marketing operations in international business is known as. So बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का काम है उसको पूरी तरह से आउटसोर्स कर देना और मार्केटिंग ऑपरेशन के ऊपर ही कंसंट्रेट करना इन इंटरनेशनल बिजनेस, इसको हम क्या बोलते हैं। यानी कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेट करना है तो आपने जो प्रोडक्शन वाला काम है उसको आउटसोर्स कर दिया और पूरा आपका जो फोकस है वो सिर्फ मार्केटिंग ऑपरेशंस के ऊपर है। सो ये क्या होता है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर जॉइंट वेंचर। तो इस तरह के बिजनेस सेटअप को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर यूएसए की कोई कंपनी है, अब ये कंपनी चाहती है कि इसे इंडिया में अपना बिजनेस जो है वो करना है, लेकिन ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम इतना फोकस ना करें। तो यूएसए की मान लो कोई कंपनी ए है और इंडिया की कोई कंपनी बी है, सो उस ए कंपनी ने बी कंपनी को बोला कि आप इंडिया में हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दीजिए और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मार्केटिंग के ऊपर रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी दूसरे मार्केट में एंटर करने के लिए वहां के किसी लोकल प्लेयर से आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं और खुद मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आप खुद अपना प्लांट सेटअप नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी एस्टेब्लिश्ड फैसिलिटी में को आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, किसी लोकल प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और उनसे प्रोडक्शन जो है वो करा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। Next question is the manager who motivates people explicitly or implicitly threatening punishment of some kind of non-cooperation is using. So वो मैनेजर जो लोगों को एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली थ्रेटन कर रहा है पनिशमेंट के लिए और कोई कोऑपरेशन जो है वो वहां पर नहीं है, तो इस तरह की लीडरशिप को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लीडरशिप, नेगेटिव लीडरशिप, सेंट्रलाइज लीडरशिप या फिर डिसेंट्रलाइज लीडरशिप। तो इस तरह की लीडरशिप को हम बोलेंगे नेगेटिव लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पर थ्रेटन करा जा रहा है फॉलोअर्स को, एम्प्लॉयज को पनिशमेंट के लिए और कोई कोऑपरेशन जो है वहां पर नहीं है, राइट। एक्सप्लिसिटली भी हो सकता है बाहरी तौर पर भी, या फिर इम्प्लिसिटली भी ये चीज हो सकती है, राइट। यानी कि आपको साइकोलॉजिकली थ्रेटन करा जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें जहां पर हो रही हैं और पनिशमेंट के लिए थ्रेटन करा जा रहा है तो इसको हम नेगेटिव लीडरशिप बोलेंगे। यानी कि लीडर जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है अपने फॉलोअर्स को लेकर के। Next question is the determination and grouping of activities, delegation of authority, span of management, etc. are involved in the functioning of. So देखिए कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हमें दी गई हैं, जैसे कि
ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, राइट, एक्टिविटीज को हमें ग्रुप्ड करना है। उसके अलावा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये किस फंक्शन के अंडर आता है? 5 फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे जो काम है वो किसके अंडर आएंगे? तो ये हमारे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंडर। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी हमने प्लान करा होता है उसे हम बिहेवियरल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसको रियलिटी में लेकर के आते हैं और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जो हमने प्लान किया होता है। So, जो भी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिताक्षरा सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो मिताक्षरा सिस्टम है इनहेरिटेंस का, वो पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलता है एक्सेप्ट यूपी एंड बिहार, बंगाल एंड असम, असम एंड मेघालय, या फिर बंगाल एंड उड़ीसा। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बंगाल एंड असम। अब मिताक्षरा जो सिस्टम है वो क्या है? सो देखिए, दो तरह के सिस्टम है, एक है मिताक्षरा और एक है दया भाग। बंगाल साइड हमें जो है दया भाग देखने को मिलता है। मिताक्षरा सिस्टम में जो भी ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है वो मेल को ट्रांसफर हो जाती है बाई बर्थ। लेकिन जो दया भाग सिस्टम है उसमें बाई बर्थ ट्रांसफर नहीं होती है बल्कि विल से ट्रांसफर होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है मिताक्षरा और दया भाग में। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस हैं चार्टर्ड, रजिस्टर्ड, स्टेटरी एंड गवर्नमेंट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम आरबीआई की बात करें, सो आरबीआई को जो है वो बनाया गया है एज पर द आरबीआई एक्ट 1935। सो आरबीआई एक्ट 1935 के अंडर एस्टेब्लिश करा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसलिए एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश करा गया है उसे हम स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन मैन वन वोट इज नॉर्मली अडॉप्टेड बाय। सो वन मैन वन वोट नॉर्मली कहां पर अडॉप्ट किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मेन फीचर होता है वन मैन वन वोट, यानी कि जितने मेंबर हैं, जो भी कोई मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो एक वोट जो है वो कर सकता है। सो नॉर्मली इसको अडॉप्ट करा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये एक मेन फीचर है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is, district commission shall have jurisdiction to entertain complaints when the value of goods or services paid as consideration is। So जो district commission है उसके पास jurisdiction होती है वो किस तरह की complaints को एंटरटेन करने की होती है, और हमें उसको बताना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स। कि जब वैल्यू ऑफ गुड्स जो है 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में होती हैं, या फिर लेस देन 1 करोड़ होती है, 3 करोड़ टू 5 करोड़ होती है, या फिर मोर देन 5 करोड़ होती है, यानी कि किस रेंज में यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स हो, तो उस केस में जो कंप्लेंट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन कर सकता है, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आती है। तो देखिए, जब वैल्यू ऑफ गुड्स है वो लेस देन 1 करोड़ होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आती है। इस तरह की कंप्लेंट्स को वो एंटरटेन कर सकते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, prior to January 15, 1964, ECGC functioned as। तो ECGC जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जनवरी 15 1964 से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे फंक्शन किया था, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस, इक्विटी कैपिटल, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो है एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 15 जनवरी 1964 से पहले थी एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। Next question is, successfully hiring, training, motivating able employees who want to serve the customers well is। तो जब आप सक्सेसफुली हायर करते हो एम्प्लॉयज को, उन्हें अच्छे से ट्रेन करते हो और मोटिवेट भी करते हो, और इस तरह के ही एम्प्लॉयज को हायर करते हो जो कस्टमर्स को अच्छे से सर्व कर पाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, या फिर सर्विस मार्केटिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग में ये माना जाता है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं
वो भी आपके एक तरह से कस्टमर्स ही हैं और आपको उन्हें अच्छे से हायर करना है, यानी कि सही एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेन करना है और मोटिवेट करना है। और इंटरनल मार्केटिंग में फोकस इस बात के ऊपर होता है कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ को ही हम हायर करें और इस तरह से उन्हें ट्रेन करें, मोटिवेट करें कि वो कस्टमर्स को अच्छे से सर्व कर पाएँ, और इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल मार्केटिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायर इज। तो अगर आपको एक बायर को समझना है, अपने बायर को समझना है अच्छे से, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ऑप्शंस आर स्टिमुलस, साइकोलॉजी, सी इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड देन इज परचेजिंग पावर। सो अगर आपको अपने बायर को अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब आपने कोई स्टिमुलस दिया, यानी कि लेट्स सपोज आपने कोई इंफॉर्मेशन दी, तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर उस इंफॉर्मेशन के प्रति किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या उसका रिस्पॉन्स रहता है, ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। लेट्स सपोज आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करी, उस एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करी अपने कंज्यूमर को, राइट? आपको जो बायर है उसको आपने एक इंफॉर्मेशन कन्वे करी, तो उस इंफॉर्मेशन के प्रति आपके कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है, यानी कि जो स्टिमुलस आपने दिया उस स्टिमुलस के प्रति क्या रिस्पॉन्ड कंज्यूमर कर रहा है। अगर आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को अच्छे से समझोगे तभी आप बायर को अच्छे से समझ पाओगे। सो एक बायर को समझने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन में बोला जा रहा है कि बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि बिजनेस में वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आती हैं जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। सो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस विच हैव अ बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। कि एनवायरमेंट में वो सारी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। पहले बोला जा रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय a special act of parliament. B is statutory corporations are subject to the same accounting and audit procedures as are applicable to government. C is statutory corporations are directly funded by the government treasury. And D is the employees of statutory और कॉरपोरेशंस आर सिविल सर्वेंट्स। तो देखिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, मैंने को पहले भी बताया जब आरबीआई का एग्जांपल आया था कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर बनाया गया है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे कि आरबीआई का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आरबीआई का जो एक्ट है वो है 1935। सो एक एक्ट के अंडर आरबीआई को बनाया गया है, तो इसलिए आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो हो जाती है। सो कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जिसे एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर एस्टेब्लिश करा गया है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड्स। तो बैंकिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आता है। हमारे ऑप्शंस हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बी इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सी इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड डी इज ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो देखिए हमारा जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है उसमें हमारे सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट्स डिपॉजिट्स आते हैं जिसको हम शॉर्ट में बेसिकली कासा भी बोल देते हैं। राइट? तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट हमारे डिमांड डिपॉजिट्स के अंडर आते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर नीचे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर है इनमें से जो इनकरेक्टली मैच यहाँ पर करा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव से दिए गए हैं, इनके एट्रीब्यूट से हमें इनको मैच करके देखना है।
सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में यहाँ पर बोला जा रहा है मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस और एडिशंस, तो ये तो करेक्टली मैच्ड देखिए यहाँ पे। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यही होती है कि जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को मेंटेन करते हो विदाउट एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन और एडिशंस इन द करंट बिजनेस। सेकंड है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में बोला गया है एन अटेम्प्ट टू ग्रो आइदर बाय इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। सो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी यही होती है जब आप इंटेंसिफिकेशन से या फिर डाइवर्सिफिकेशन से, यानी कि करंट बिजनेस को ही और बढ़ा करके या फिर नए बिजनेस में एंटर करके एक्सपेंड करते हो, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। सी में बोला जा रहा है टर्न ऑन स्ट्रेटजी दी गई है और बोला जा रहा है कि द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन विच एंटेल्स रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन रीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ये टर्न अराउंड स्ट्रेटजी नहीं होती है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में जो भी आपका मेजर गोल होता है, मेजर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसको चेंज कर देते हो, मेजर बिजनेस को आप बिल्कुल टर्न अराउंड कर देते हो। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कंपनी में आता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस लाइन में रिडक्शन कर रहे हो, तो ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी नहीं है, तो सी यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड है। और आगे पढ़ लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट में बोला जा रहा है कि शेडिंग बिजनेस यूनिट्स और प्रोडक्ट डिविजन्स और सेगमेंट्स टू री एम्प्लॉय रिसोर्सेज फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो ये करेक्टली मैच्ड है। सी जो है वो हमारा करेक्टली मैच्ड नहीं है, इनकरेक्टली मैच्ड है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is according to which theory one country may be more efficient in producing a particular goods than another country and that another country may be capable of producing some other goods more efficiently than the first one। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी थ्योरी है, राइट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस की, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज दी हुई हैं और बोला जा रहा है कि वो कौन सी थ्योरी है जो ये मानती है कि एक कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट होती है, हो सकती है एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने में दूसरी से, और जो दूसरी कंट्री है वो किसी और गुड को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है पहली के मुकाबले में, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसको दिया था एडम स्मिथ ने, जो ये कहती है कि जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज हैं ए बी। जो कंट्री ए है, मान लीजिए वो बिस्किट जो है वो बहुत अच्छे से बना रही है, लेकिन जो कंट्री बी है, मान लीजिए वो चॉकलेट बहुत अच्छे से बना रही है, एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सो ये पर्टिकुलर थ्योरी कहती है कि हो सकता है कि जो कंट्री ए है वो जो बिस्किट है वो बी से अच्छा बना लेती है, बी उतना अच्छा बिस्किट नहीं बनाती। लेकिन जो बी कंट्री है वो चॉकलेट बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन कंट्री ए चॉकलेट उतना अच्छा नहीं बना पाती। तो इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर बोला गया है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में, जिसको दिया है एडम स्मिथ ने। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला जा रहा है कि अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी। और स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है कि जीडीआरस आर कॉल्ड ईडीआरस व्हेन प्राइवेट मार्केट्स आर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूरोस। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो जीडीआर क्या होती है, जीडीआर की हमारे यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म भी मेंशन है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। सो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है, जब एक पर्टिकुलर कंपनी फंड रेज करती है किसी दूसरे मार्केट से जहां पर वो लिस्टेड नहीं है, राइट। जैसे कि मान लो मुझे एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो लेट्स सपोज किसी फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड है, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो कंपनी चाहती है कि मैं किसी दूसरे कंट्री के जो इन्वेस्टर है वहां से फंड रेज कर लूं, तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की हेल्प से कर सकती है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को हम ईडीआर तब देते हैं जब एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो यूरोस ऑब्टेन करना चाह रही है, यानी कि यूरोस की फॉर्म में वो फंड रेज करना चाह रहे हैं, तो वो यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट्स हो जाती हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया क्रेडिट ब्यूरो इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। सो क्रेडिट ब्यूरो इंडिया में कौन से एक्ट के अंडर गवर्न होता है। ऑप्शंस आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005, कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एंड डी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। Next question is which of the theory of business ethics is involved when decisions and actions are governed by set रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। सो जब हमारे जो डिसीजंस हैं और एक्शंस हैं वो
गवर्न होते हैं बाय सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये बिजनेस एथिक्स की कौन सी थ्योरी है? ऑप्शन है हमारे पास टेलीलॉजिकल थ्योरी, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, या फिर वर्च्यू थ्योरी। तो देखिए मेनली अगर हम बात करें तो दो तरह की अप्रोचेस हमारी एथिक्स में होती हैं। एक होती है टेलीलॉजिकल और एक होती है डियोंटोलॉजिकल। डियोंटोलॉजिकल हमारी होती है ड्यूटी बेस्ड एथिक्स जिसे हम बोलते हैं, जहां पर जो भी हमें काम करना है वो अंडर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स करना है। अगर कोई बात गलत है तो वो गलत है। अगर हमें उसका रिजल्ट, किसी काम को करने का जो रिजल्ट है भले ही बेटर मिल रहा है लेकिन वो हमारे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है तो हम के अगेंस्ट है तो नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। और जो टेलीलॉजिकल थ्योरी होती है वो इसका ऑपोजिट होती है, कि हम मेनली फोकस करते हैं रिजल्ट पे कि कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो हम उस काम को करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ बनेगा डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is according to Milton Friedman the focus of CSR should be। So Milton Friedman ने जो CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, सो इनके अकॉर्डिंग जो मेन फोकस है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो क्या होना चाहिए? ऑप्शंस है हमारे पास ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विद इन द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, बी इज गिविंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स टू वर्दी चैरिटीज, C is providing financial assistance to college and universities, and D is making sure the company is green as possible। तो देखिए मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इतनी है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो करें और अपना मेन फोकस रखे प्रॉफिट को इंक्रीज करने के ऊपर। तो वाइडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इन्होंने नहीं करी थी। इनका मानना था कि अगर एक बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लेता है और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के साथ साथ वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है, सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है, तो उसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट टाइप का हमारा क्वेश्चन है और पहली स्टेटमेंट है ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो क्या ग्लोबलाइजेशन का जो फोकस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर रहा है? तो जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन का जो फोकस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर रहा है। भारत में भी जब एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी बूस्ट इंडिया में भी देखने को मिला था। तो शुरू से ही हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करा है। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाएंगी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन विच इज टू बी परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये असर्शन, जिसमें बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब है जो लगातार बदलता रहता है, जिसमें जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। ये एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, राइट, लॉज बदल जाते हैं, लोगों के जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदल जाती है। तो इसी वजह से जो हमारा मैनेजमेंट है वो डायनामिक फंक्शन होता है, जिसे कंटिन्यूसली हमें परफॉर्म करना होता है। और इसका रीजन दिया हुआ है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्विकली चेंज कोप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यही बात यहाँ पर कही गई है रीजन में, जो मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा था, कि जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं वो क्विकली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Next question is principle of management which implies that there could be one head and one plan for a group of activities having the same objective is। तो कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि वन हेड एंड वन प्लान जो है वो होना चाहिए फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, राइट? तो इसका क्या आंसर होगा? डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज यूनिट ऑफ डायरेक्शन, राइट? सो यूनिट ऑफ डायरेक्शन कैसे है? वन हेड एंड वन प्लान,
राइट, कि हमारा जो है वो एक प्लान होना चाहिए। अगर हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको हमें कोई डायरेक्शन देनी है, उन्हें कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए एक प्लान होना चाहिए, यानी कि एक ही डायरेक्शन की तरफ हम सबको जाना है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन में बोला गया है कि स्टाफिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन। सो क्या स्टाफिंग हेल्प करती है एक कंपनी की टू ऑब्टेन राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। स्टाफिंग की हेल्प से हम राइट पोजीशन के लिए राइट पर्सन ऑब्टेन कर सकते हैं। और रीजन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिलेक्शन इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। सो असर्शन यहाँ पर हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन हमारा गलत है। रीजन गलत क्यों है? क्योंकि जो सिलेक्शन है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस नहीं है, वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है, लेकिन जो सिलेक्शन है वो हमारी नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा होता है जॉब में, उसमें से हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। राइट, कुछ ही कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है, इसलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। असर्शन इसमें करेक्ट है, लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमें स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिया है, दूसरी तरफ उनके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, और हमें यहाँ पर मैच करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, बोला जा रहा है एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग विजन और इंस्पिरेशनल लीडर। सो कौन सी लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए होता है और इंस्पिरेशनल लीडर की हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो ये होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि डजंट वर्क वेल इन ऑल द सिचुएशन। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जो हर सिचुएशन में वर्क नहीं करती, लेकिन कुछ सिचुएशन में वर्क कर जाती है? तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। इसके बाद बोला जा रहा है कि एक्सर्ट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज। जहां पर एम्प्लॉयज के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखा जाता है, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एंड देन फोर्थ में बोला गया है कि प्रेफर्ड फॉर दोज एम्प्लॉयज हु रिक्वायर लेस सुपरविजन। तो ऐसे एम्प्लॉयज जहां पर सुपरविजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा नहीं है, तो वहां पर लेजर्स फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप हमारा चल जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 1। Next question is the interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity from banks under liquidity adjustment facility on an overnight basis against the collateral of eligible government security is। So वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है जिसकी हेल्प से जो रिजर्व बैंक है वो बैंक्स की लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? राइट, मार्जिनल परमानेंट फैसिलिटी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। रिवर्स रेपो रेट की हेल्प से जो रिजर्व बैंक है वो बैंक्स की लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि LAF के अंडर ये आता है। सो याद रखेंगे, बैंक से लिक्विडिटी को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर्स टू सुपरसीड द सेवी इन केस। तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसको सुपरसीड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस केस में आती है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। द मेंबर्स ऑफ सेवी मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू सो। बी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सेबी इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट फंक्शंस एंड ड्यूटीज अंडर प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992 और इट इज नेसेसरी टू डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सी इज द सेबी डू नॉट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड डी इज द सेबी ऑन इट्स ओन मेक्स एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू सो। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कब सुपरसीड कर सकती है सेबी की पावर्स को? वो उस सिनेरियो में सुपरसीड कर सकती है जब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो अपने फंक्शंस और ड्यूटीज को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा है। जो भी सेबी एक्ट 1992 के अंडर जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी फंक्शंस सेबी के, वो प्रॉपरली उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि सेबी की जो पावर्स हैं उनको सुपरसीड सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे, उस केस में ये पॉसिबल हो जाएगा, हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोपाउंडर दिए हैं थ्योरीज के, और दूसरी तरफ थ्योरी जो है वो मेंशन करी गई है। सो हमें बताना है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम है विलियम ओचेका। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने दी थी जेड थ्योरी। राइट, इसके बाद बात करें रूम की, सो विक्टर रूम की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है।
डॉगलस मैकग्रेगर की अगर हम बात करें तो इन्होंने बेसिकली दी थी एक्स एंड वाई थ्योरी, और फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी हाइजीन थ्योरी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर हम मैच करेंगे ए के साथ 2 को, बी के साथ 4 को, सी के साथ 1 को और डी के साथ 3 को। Next question is arrange the following steps of human resource planning in correct order. So human resource planning के steps को हमें correct order में यहाँ पर लगाना है। Options में है supply forecasting, analyzing the organizational plan, estimating the net human resource requirement, forecasting the overall human resource requirement. So देखिए यहाँ पर जो correct sequence है हमारी वो होगी 2, 4, 1 and 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है उनको सबसे पहले एनालाइज करा जाएगा कि हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो डिपेंड करती है हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स के ऊपर। तो पहला हमारा स्टेप होगा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को एनालाइज करना। उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा फॉरकास्टिंग द ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे कि कितने इंप्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी हैं और कितने आ सकते हैं, राइट। और हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पर होगा एस्टिमेटिंग द नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इनकी कितनी जरूरत है, हमें कितने इंप्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी हैं, वहां से हमें एक करेक्ट आइडिया हो जाएगा कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास इस जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें कुछ कंसेप्ट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड हैं। तो कंसेप्ट्स में क्या दिया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। तो एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा मैच करना। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। तो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम एक पूल क्रिएट करते हैं प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स का, तो इसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट। आगे बोला जा रहा है कि इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, की जहां पर एम्प्लॉयज की ग्रोथ के ऊपर फोकस करा जाता है, सो इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बोला जा रहा है गेट क्वालिफाइड पर्सन एट द राइट टाइम। क्वालिफाइड पर्सन राइट टाइम के ऊपर लेकर के आना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड इट फोकसेस ऑन मैनेजिंग फिजिकल एंड इमोशनल कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयज, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो राइट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमने पी के साथ मैच किया 4 को, क्यू के साथ हमने मैच किया 3 को, आर के साथ हमने मैच किया 1 को, और एस के साथ हमने यहाँ पर मैच किया 2 को। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। नीचे हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा मॉडर्न मेथड नहीं है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस है हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, 360 डिग्री अप्रेजल, सी है पेयर्ड कंपैरिजन और डी है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि एमबीओ, इसके अलावा 360 डिग्री अप्रेजल और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी कि एचआरए, ये तीनों ही हमारे मॉडर्न मेथड हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। लेकिन जो पेयर्ड कंपैरिजन है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is when a company treats each single customer as separate segment, this is called as। जब एक कंपनी एक सिंगल कस्टमर को ही एक पूरा सेगमेंट समझ लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नीश मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, सिंगल मार्केटिंग, नैनो मार्केटिंग, राइट। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पर नीश और माइक्रो मार्केटिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नीश मार्केटिंग का मतलब होता है जब एक छोटे सेगमेंट को, एक कॉन्सेंट्रेटेड सेगमेंट के ऊपर कंपनी फोकस करती है, लेकिन उस सेगमेंट के अंदर जब एक सिंगल कस्टमर को ही एक सेगमेंट समझ लिया जाता है तो इसे बोला जाता है माइक्रो मार्केटिंग, राइट। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसे हमें लिस्ट 1 में कंसेप्ट मेंशन्ड है और लिस्ट 2 में एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। कंसेप्ट्स में हमें यहाँ पर नीड्स के टाइप्स दिए हुए हैं, रियल नीड्स, अनस्टेटेड नीड्स, डिलाइट नीड्स एंड सीक्रेट नीड्स। सो एट्रीब्यूट्स को हमें पढ़ के बताना है कि कौन सी नीड्स के साथ हम इसे मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है
एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम ए कार डीलर। सो एक कस्टमर है, वो एक कार डीलर से अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इस नीड को हम कहते हैं अनस्टेटेड नीड। आप एक कार खरीदने जाते हैं, सो ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, तो इस नीड को आपको स्टेट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं अनस्टेटेड नीड। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी सीन बाय हिज फ्रेंड्स एज वैल्यू ओरिएंटेड सेवी कस्टमर। तो एक कस्टमर चाहता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे एक वैल्यू ओरिएंटेड सेवी कस्टमर की तरह देखें। तो इस तरह की नीड्स को जनरली हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इसलिए इस तरह की नीड्स को बोला जाता है सीक्रेट नीड्स। नेक्स्ट है कस्टमर वांट कार एट लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल कॉस्ट। तो जब लो ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर कस्टमर एक कार चाह रहा है, तो इसको रियल नीड बोला जाता है। नेक्स्ट है कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार। सो एक कस्टमर चाह रहा है कि जब वो कार खरीदे तो उसे फ्री इंश्योरेंस मिल जाए, तो इसको हम बोलेंगे डिलाइट नीड। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following is the model of individual behavior state that individual is willing to sacrifice his interest for the sake of organizational interest। So individual behavior के कौन से मॉडल में ये बोला जाता है कि कई बार एक इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ देता है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। ऑप्शन है हमारे पास रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल, सोशल मैन मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल मैन मॉडल, कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल। राइट, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देता है फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। Next question is which of the following is not a trait of type A personality behavior। So type A personality behavior का कौन सा trait नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दे आर वर्काहोलिक एंड प्रेफर वर्क एलोन। सो देखिए जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है वो वर्काहोलिक होते हैं और अकेले काम करना पसंद करते हैं। देर कम्पिटिटिव एंड सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्व्स, ये भी सही बात है। इसके बाद बोला जा रहा है कि दे आर प्रोन टू स्ट्रेस एट वर्क एंड देयरफॉर सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स। जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वो वर्काहोलिक होते हैं, हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लेते हैं, सो यस दे आर प्रोन टू स्ट्रेस एट वर्क, और इसकी वजह से कई बार फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स उनको हो जाती हैं। डी में बोला जा रहा है कि दे वर्क पेशेंटली एंड डू नॉट फील अर्जेंसी फॉर द वर्क। सो देखिए बाकी स्टेटमेंट से अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों स्टेटमेंट्स की ऑपोजिट ये स्टेटमेंट दी गई है कि टाइप बी की बात हो रही है, टाइप ए की नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये टाइप ए पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर ग्रुप फॉर्मिंग की स्टेजेस दी गई हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। हमें उनके एट्रीब्यूट्स के साथ यहाँ पर उन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए बोला गया है कि ग्रुप ऑफ फाइनली वर्क ऑन द गोल। जब ग्रुप ऑफ फाइनली काम करना स्टार्ट कर देता है गोल के ऊपर, तो इसको बोला जाता है परफॉर्मिंग। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मिंग। देन मेंबर्स ज्वाइन टू फॉर्म ए ग्रुप, सो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग। पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप इज डिटरमाइन, जब हम पर्पस डिटरमाइन कर लेते हैं ये हो जाता है हमारे स्टॉर्मिंग में। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पर हमने मैच किया ए के साथ 3 को, बी के साथ हमने यहाँ पर मैच किया 4 को, राइट। इसके अलावा सी के साथ हमने मैच किया 2 को और डी के साथ मैच किया 1 को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बिजनेस स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी एग्जाम प्रैक्टिस इससे काफी अच्छे से हुई होगी और आपने काफी कुछ यहाँ से सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।